एक ऐसी रात की कल्पना कीजिए जब युद्ध रुक गया हो और हवा ही जानलेवा हो गई हो, न गोलीबारी, न हमला, न भागने का कोई मौका। हजारों सैनिक बस वहीं बैठे रहे, ठंड से कांपते हुए, अंधेरे में एक दूसरे से चिपके हुए। पूर्णविराम। यह वो रात थी जब स्टालिनग्राद पर हमला नहीं हो रहा था, बल्कि ठंड धीरे धीरे लोगों का गला घोंट रही थी। 8 जनवरी 1943 स्टालिनग्राद। सोवियत संघ गेफरेटर क्लाउस वेबर अपने यूनिट के 47 अन्य साथियों के साथ बम से तबाह तहखाने में शरण लिए हुए थे और 42 डिग्री सेल्सियस के 1 से नीचे की रात का सामना कर रहे थे। तहखाने में न तो गर्मी थी और न ही आग जलाने के लिए ईंधन। क्षतिग्रस्त इमारतों से इकट्ठा की गई लकड़ियां कई दिन पहले ही खत्म हो चुकी थीं। वेबर ने अपने सारे कपड़े पहने हुए थे। उनकी वर्दी एक मृत सैनिक से चुराया हुआ सोवियत कोट था। उन्होंने अपनी जैकेट में इंसुलेशन के लिए अखबार भर रखे था। हे और जमे हुए बूटों के अंदर पैरों पर कपड़े की पट्टियां बांध रखी थीं। उनके हाथ ठंड से काले पड़ गए थे। उनके पैर की उंगलियां सुन्न हो गई थीं। उन्हें शक था कि वे पहले ही मृत ऊतक बन चुकी हैं और अगर वे अलंकारिक रूप से बच भी गए तो उन्हें काटना पड़ सकता है। ठंड से बचने के लिए लोग एक दूसरे से सटकर बैठे थे। कुछ हाइपोथर्मिया और प्रलाप से पीड़ित थे, जबकि कुछ पहले से ही बेजान थे, लेकिन ठंड से अकड़ अपन ही सीटों पर जमे हुए थे, क्योंकि जीवित लोगों में शवों को संभालने की ताकत नहीं थी। स्टालिनग्राद के मलबे पर तेज हवा चल रही थी, बर्फ को मलबे के बीच से उड़ा रही थी, जिससे ठंड और बढ़ रही थी और पहले से ही खतरनाक तापमान और भी जानलेवा हो गया था। वेबर सितंबर 1942 से स्टालिनग्राद में थे, जब जर्मन छठी सेना ने शहर की घेराबंदी शुरू की थी। यह लड़ाई, जिसके कुछ हफ्तों तक चलने की उम्मीद थी, महीनों तक खींची और सैन्य इतिहास में देखी गई सबसे भीषण शहरी लड़ाइयों में से एक बन गई। नवंबर तक जर्मन सैनिकों ने शहर के 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया था और जीत निकट प्रतीत हो रही थी, लेकिन फिर 19 नवंबर को सोवियत संघ ने ऑपरेशन यूरेनस शुरू किया, जो स्टालिनग्राद के उत्तर और दक्षिण दोनों ओर से जर्मनों के किनारों पर हमला करने वाला एक विशाल जवाबी हमला था। 4 दिनों के सोवियत सेना ने शहर को चारों ओर से घेर लिया, जिससे छठी सेना और अन्य जर्मन इकाइयों के लगभग 300 सैनिक लगभग 50 किलोमीटर चौड़े और 40 किलोमीटर गहरे एक घेरे में सिमट गए। इस घेराबंदी के कारण इतिहास की सबसे विनाशकारी सैन्य आपदाओं में से एक का जन्म हुआ। फंसे हुए जर्मन सैनिकों को जीवित रहने और लड़ने के लिए प्रतिदिन भारी मात्रा में रसद की आवश्यकता थी। फिर भी लुफ्टवाफे के कमांडर हरमन गोरिंग ने हिटलर से वादा किया था कि उनकी वायुसेना हवाई मार्ग से प्रतिदिन 500 टन रसद पहुंचाकर घिरी हुई सेना को आपूर्ति कर सकती है। हालांकि यह वादा निराधार था। लुफ्टवाफे कभी भी पर्याप्त रसद प्रदान करने के करीब भी नहीं पहुंच पाई। अधिकांश दिनों में हवाई मार्ग से 100 टन से भी कम रसद पहुंचाई गई। कई दिनों तक खराब मौसम के कारण सभी उड़ानें रद्द रहीं। घेराबंदी में फंसे सैनिक धीरे धीरे भूख और ठंड से मर रहे थे, क्योंकि वे लगातार मजबूत होती सोवियत सेना से लड़ रहे थे, जिसे अतिरिक्त सैनिकों से मजबूती मिल रही थी और जो जर्मन घेराबंदी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। जनवरी की शुरुआत तक वेबर की कंपनी में सितंबर में 180 सैनिक थे, जो घटकर मुश्किल से 50 रह गए थे। अधिकांश नुकसान लड़ाई में हुए, लेकिन ठंड, भूख और बीमारी से मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। आपूर्ति की स्थिति बिगड़ने के साथ ही राशन कम होता चला गया। जनवरी तक सैनिकों को शायद प्रतिदिन केवल 100 ग्राम रोटी और बचे खुचे सामान से बना सूप ही मिल रहा था। तोपखाने खींचने वाले घोड़ों को काटकर भोजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
चूहों का शिकार करके उन्हें भोजन के रूप में तैयार किया जा रहा था। कुछ बचे हुए सैनिक मानव शवों को खाने पर मजबूर हो गए। वे मृतकों के जमे हुए मांस को निकालकर खुद को जीवित रख रहे थे। ठंड भूख से भी ज्यादा असहनीय थी। 1942-43 की सर्दी हाल के समय की सबसे ठंडी सर्दियों में से एक थी। कड़ाके की ठंड में, जो अक्सर 30 डिग्री से नीचे और सबसे भीषण समय में 40 डिग्री तक पहुंच जाती थी, जर्मन सैनिकों को अपर्याप्त शीतकालीन पोशाकों का सामना करना पड़ा। इसका कारण यह था कि हिटलर और उच्च अधिकारियों ने सोवियत संघ के शीत ऋतु में लंबे समय तक टिके रहने वाले प्रतिरोध का अनुमान नहीं लगाया था, जिसके परिणामस्वरूप वे शीत ऋतु के अभियानों की योजना बनाने में विफल रहे। इन सैनिकों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी यूरोप की हल्की जलवायु के लिए बनाई गई थी, जो कठोर रूसी सर्दियों से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करती थी। सैनिकों ने हताशा में कामचला उपाय अपनाए। कोटों में अखबार भर लिए और सोवियत नागरिकों से जब्त किए गए या शहीद सोवियत सैनिकों से चुराए गए कंबलों से खुद को लपेट लिया। हालांकि ये अस्थायी समाधान कड़ाके की ठंड के सामने अपर्याप्त साबित हुए। जनवरी तक पाला लगने से होने वाली चोटें युद्ध में होने वाली चोटों से कहीं अधिक हो गईं। हजारों सैनिक जमे हुए पैरों के कारण चलने में असमर्थ थे, जबकि हजारों अन्य ने पाला लगने से पनी उंगलियां खो दी, जिससे वे हथियार चलाने या बुनियादी कार्य करने में असमर्थ हो गए। स्टालिनग्राद के खंडहरों में आपातकालीन अस्पताल ठंड से घायल हुए लोगों से भर गए थे और चिकित्सा सामग्री की कमी के कारण डॉक्टरों के पास बेहोशी की दवा के बिना मृत ऊतकों को काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। ईंधन का संकट गंभीर था। ईंधन के बिना वाहन चल नहीं सकते थे, जिससे टैंक गतिहीन हो गए थे और केवल स्थिर रक्षात्मक गढ़ों के रूप में काम कर रहे थे। हवाई मार्ग से आने वाली आपूर्ति मुश्किल से वितरित हो पा रही थी, क्योंकि ट्रकों में ईंधन की कमी थी। हालांकि सबसे गंभीर समस्या हीटिंग के लिए ईंधन की कमी थी। इमारतें ठंडी रहीं। सैनिक लकड़ी या कोयले की कमी के कारण, आग जलाने के साधन न होने के कारण हदल्द होकर बैठे रहे। अपर्याप्त आश्रय, हीटिंग, ईंधन की कमी और सीमित भोजन के कारण हर रात ठंड से सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी। 8-9 जनवरी 1943 की रात विशेष रूप से विनाशकारी थी। मौसम के रिकॉर्ड से पता चला कि तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था और तेज हवाओं के कारण विंड चिल लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए। यह था एक विशाल मौसम परिवर्तन ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अब तक की सबसे भीषण ठंड पड़ गई और लुफ्टवाफे की आपूर्ति उड़ानें 2 दिनों तक रुक गईं, जिसके परिणामस्वरूप भोजन और आपूर्ति की कमी हो गई। इसके बाद उत्पन्न कठिनाई ने सैनिकों को भूख से कमजोर, लंबे समय तक चले युद्ध के तनाव से थके हुए और अपने सीमित अस्वच्छ वातावरण में संक्रामक रोगों से ग्रस्त कर दिया, और अब उन्हें उचित आश्रय, कपड़े या ईंधन के बिना सबसे ठंडी रात का सामना करना पड़ा। क्लाउस वेबर ने 8 जनवरी को गिरते तापमान पर नजर रखी। सोवियत तोपखाने द्वारा उस संरचना को ध्वस्त कर दिए जाने के बाद, जिसकी वे पहले रक्षा कर रहे थे, उनकी कंपनी एक तहखाने में पीछे हट गई थी। तहखाना हालांकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त था, खुले में रहने की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करता था। 48 लोग इस जगह में ठसाठस भर गए, एक दूसरे से चिपककर गर्मी पाने के लिए शरीर की गर्मी साझा कर रहे थे। उनमें से कुछ के घाव थे, उनकी पट्टियां उनके घावों पर जम गई थीं, अन्य संक्रमण से बुखार के कारण बेहोश थे। सभी लोग दुबले पतले और थके हुए थे। वेबर समझ गया था कि कई लोग इस जमा देने वाली रात को नहीं झेल पाएंगे। उसने पहले भी ऐसी ही सर्द रातें देखी थीं, जब लोग सो जाते थे और फिर कभी नहीं जागते थे। हाइपोथर्मिया के कारण उनका शरीर दम तोड़ देता था।
हाइपोथर्मिया की जानलेवा सीमा लगभग 40 डिग्री होती है और वे पहले से ही उस सीमा से नीचे थे। 8 जनवरी को जैसे जैसे शाम ढलती गई, ठंड और बढ़ती गई हवा और तेज होती गई। ऊपर जर्जर इमारत की हर दरार से अंदर घुसती हुई तहखाने में बर्फीली हवा भरती हुई लोग एक दूसरे के करीब आते गए। कांपते हुए शरीरों का ढेर बन गए। कुछ लोग बातें करते रहे, जागते रहे, क्योंकि इन परिस्थितियों में सो जाना निश्चित मृत्यु थी। वे घर, परिवार, उन भोजनों के बारे में बातें करते रहे जिन्हें वे प्यार से याद करते थे, और उन झुलसा देने वाली गर्मी के दिनों के बारे में जो अब असंभव लगते थे। 6 लोग प्रार्थना करते रहे। उनकी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट प्रार्थनाएं उस अंधकार में घुलमिल गईं। कुछ लोग चुपचाप रोते रहे, कुछ लोग एकांत में दुबके बैठे थे, शांत और खाली निगाहों से। उनकी ऊर्जा इतनी कम हो चुकी थी कि उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं थी कि वे रात गुजार पाएंगे या नहीं। वेबर सतर्क रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह जानता था कि हिलने डुलने से गर्मी बनी रहती है, फिर भी उसका भूखा शरीर इतनी ताकत नहीं जुटा पा रहा था। समय समय पर वह अपनी स्थिति बदलता, ठंड से होने वाले दर्द के बावजूद अपनी उंगलियों को मरोड़ता और रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए अपने पैरों को थपथपाता। हालांकि उन में संवेदना काफी समय से खत्म हो चुकी थी। वह अपने साथियों को देखता रहा, बेहोशी के करीब पहुंच रहे लोगों को पहचानता रहा और उन्हें बेहोश होने से पहले जगाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि इस कड़ाके की ठंड में एक बार बेहोश हो जाने पर होश में आना मुश्किल होता है। घंटे अंतहीन रूप से बीतते रहे। वेबर के पास घड़ी नहीं थी और तूफान ने तारों को ढक लिया था, जिससे उसे समय का या भोर होने के समय का कोई अंदाजा नहीं था। समय का कोई महत्व नहीं रह गया था। बस शरीर में छा रही सुन्नता और हिलना डुलना बंद कर चुके और जगाने की कोशिशों पर भी प्रतिक्रिया न देने वाले लोगों की घटती संख्या ही इसका एकमात्र संकेत थी। अंधेरे की निरंतरता से अनुमान लगाया जा सकता था कि लगभग आधी रात हो चुकी थी और कई लोगों में हाइपोथर्मिया के गंभीर लक्षण दिखाई देने लगे। वे भ्रमित हो गए और उन्हें लगा कि जलती हुई गर्मी से राहत पाने के लिए उन्हें अपने कपड़े उतारने होंगे। उनके साथियों ने उन्हें रोका और ठंड से बचाने के लिए उन्हें जबरदस्ती कपड़े पहनाए। कुछ लोग मतिभ्रम का शिकार हो गए। उन्हें ऐसी चीजें दिखाई देने लगी जो मौजूद नहीं थी और वे उन लोगों से बात करने लगे जो वहां नहीं थे। वेबर ने एक सैनिक को अपनी मां से बात करते हुए सुना, जिसमें वह अपनी मां द्वारा बनाए जा रहे भोजन के बारे में बता रहा था और उसे भेजे जा रहे गर्म कंबल के लिए आभार व्यक्त कर रहा था। क्षण भर के लिए होश में आने पर सिपाही ने अपने मतिभ्रम को पहचाना, रोया, फिर से भ्रम में डूब गया। आधी रात के बाद मौतें बढ़ गईं। जो लोग सीधे बैठे थे वे बाद में गिर पड़े और हिलना डुलना बंद कर दिया। वेबर ने जहां संभव हो सका नब्ज जांची। कुछ लोगों को मृत पाया, जबकि अन्य इतने बेहोश थे कि उनकी नब्ज मुश्किल से चल रही थी और सांस इतनी धीमी थी कि दिखाई नहीं दे रही थी। शवों को बाहर नहीं ले जाया जा सका क्योंकि जीवित लोगों में ताकत नहीं थी और शव वहीं अकड़ गए। मृत लोग जीवितों के बीच मौजूद थे। अंधेरे में उन्हें अलग करना मुश्किल था, सिवाय इसके कि उनमें कोई कंपकंपी नहीं थी और जगाने के प्रयासों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वेबर को कभी-कभी अपनी चेतना के लुप्त होने का आभास होता था। वह खाली निगाहों से घूरता रहता, विचार उलझत हे रहते। ठंड से हुई मृत्यु के बावजूद अजीब तरह से शांत महसूस करता। स्टालिनग्राद की गहराई में उसने खुद को कार्य करने, सोचने और यह याद करने के लिए विवश किया कि वह जीवन से क्यों चिपटा हुआ था। म्यूनहिक में रहने वाली अपनी पत्नी मारिया और 7 वर्षीय बेटी ग्रेटा के विचार उसके मन में गूंज रहे थे। हफ्तों से उसे आखिरी बार चिट्ठी नहीं मिली थी क्योंकि हवाई मार्ग से केवल थोड़ी बहुत आपूर्ति ही
पहुंचाई गई थी। चिट्ठियां नहीं, उसे यह भी पता नहीं था कि वे जानते हैं कि वह फंसा हुआ है या अब भी उसे रूस में विजयी मानते हैं। इसलिए वह उनसे मिलने के लिए सबसे ज्यादा तड़प रहा था जब उसका शरीर हार नकर मर जाना चाहता था। तब यही तड़प उसकी एकमात्र शक्ति थी। रात के 2 बजे वेबर के अनुमान के अनुसार हवा की तीव्रता चरम पर थी। उसकी गर्जना इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे। बर्फ दरारों और छेदों से तहखा ने में रिस रही थी, जिससे ठंड और बढ़ रही थी। यही वह क्षण था जब सब कुछ बिखर गया। वेबर अपने साथी सैनिकों को हार मानते हुए, कंपकंपी रुकते हुए और शरीर को मृत्यु के हवाले करते हुए महसूस कर सकता था। उसन हे चलने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतें सुस्त और कमजोर होती गईं। उसके शरीर का अधिकांश भाग सुन्न हो चुका था। उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उन्हें एहसास हो गया था कि शायद यही उनकी आखिरी रात है, क्योंकि उनका शरीर अब इन कठोर परिस्थितियों को सहन नहीं कर सकता था। इस बात को लेकर उन्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। ठंड से जूझने के बजाय मृत्यु बेहतर लग रही थी। दूसरा विकल्प केवल जीवित रहना था और फिर वैसी ही एक और असहनीय रात का सामना करना था, और शायद मृत्यु आने तक या जर्मन शिविर पर मंडराती सोवियत सेनाओं के हाथों मारे जाने तक ऐसी कई और रातें बितानी पड़ सकती थी। मृत्यु कर राहत सी लग रही थी। वेबर सुबह तड़के बेहोश हो गए। उनकी आखिरी यादें अंधेरा, ठंड, हवा और अपनी बेटी के बारे में सोचना थीं। उन्हें दोबारा जागने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें जोर से हिलाने के कारण होश आया। छत की दरारों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। यह 9 जनवरी की सुबह थी। एक सार्जेंट तहखाने में घूम रहा था, यह पता लगाने के लिए कि कौन जीवित है और कौन मर चुका है। सार्जेंट वेबर के पास पहुंचा, पाया कि वह अभी भी सांस ले रहे हैं और उन्हें झटके से जगाया। वेबर का जबड़ा अकड़ गया था और जीभ भारी लग रही थी, जिससे वह मुश्किल से शब्द बोल पा रहा था। उसने होश में होने का संकेत देते हुए सिर हिलाया। फिर सार्जेंट ने बाकी सैनिकों पर ध्यान दिया। धुंधली रोशनी वाले तहखाने में वेबर ने चारों ओर बिखरी लाशों का जायजा लिया। शाम ढलते ही तहखाने में मौजूद सैनिकों में से अधिकांश रात भर में मर चुके थे। उसने अनुमान लगाया कि लगभग 15 सैनिक अभी भी जीवित होंगे या सार्जेंट की उपस्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहे होंगे। इसका मतलब था कि 33 से अधिक सैनिक अपनी जान गंवा चुके थे। लाशें अपन ही मृत्यु की मुद्रा में जमी हुई थीं। कुछ दीवारों से टिकी हुई थीं, कुछ एक दूसरे पर झुकी हुई थीं, कुछ बैठी हुई थीं मानो सो रही हों। यह दृश्य अवास्तविक और भयावह दोनों था। कांपते पैरों के कारण खड़े होने में असमर्थ वेबर को तहखाने से उठकर ऊपर मलबे में सीढ़ियां चढ़ने के लिए 2 साथी सैनिकों की मदद लेनी पड़ी। हवा भले ही थम गई थी, लेकिन बाहर का तापमान असहनीय बना हुआ था। तबाह हो चुके शहर पर सूरज उग रहा था, मानो किसी जमे हुए नरक का दृश्य हो। युद्ध शुरू होने से पहले महीनों तक चले युद्ध और बमबारी के बाद स्टालिनग्राद खंडहर में तब्दील हो चुका था। हर इमारत पर क्षति या विनाश के निशान थे। हलंत मलबे के साथ मिली हुई थी। गोले के गड्ढे, फटे हुए बम और लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। चारों ओर शव बिखरे पड़े थे। हाल के युद्धों में मारे गए जर्मन और सोवियत सैनिक, जिनके शव अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त जनशक्ति और समय न होने के कारण वहीं पड़े रहे। पिछली रात की ठंड से जमे हुए शवों ने भयावह दृश्य को और भी भयावह बना दिया था। जर्मन गढ़ में वेबर ने अपने तहखाने में जो त्रासदी देखी थी, वह अनगिनत अन्य स्थानों पर भी घटित हुई। 8-9 जनवरी की रात को ठंड के कारण खंडहरों, खाइयों या बंकरों में शरण लेने वाले हजारों सैनिक मारे गए। जर्मन रिकॉर्ड में गड़बड़ी और कई इकाइयों के पास हताहतों के सटीक रिकॉर्ड न होने के कारण उस रात हुई मौतों की सही संख्या अनिश्चित बनी हुई है। जीवित बचे लोगों के बयानों
और युद्ध के बाद के जर्मन रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि उस रात ठंड से संबंधित घटना के कारण लगभग 15,000 से 20,000 जर्मन सैनिक मारे गए थे। यह अनुमान उन रिपोर्टों से लिया गया है जिनमें 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच छठी सेना की प्रभावी संख्या में लगभग 20,000 की कमी बताई गई है, जिनमें से अधिकांश मौतें ठंड से जमने के कारण हुई, न कि युद्ध के दौरान, क्योंकि तूफान के दौरान लड़ाई बहुत कम हुई थी। एक ही रात में 20,000 सैनिकों की मौत अभूतपूर्व क्षति थी, जो जर्मन सेना द्वारा पहले अनुभव की गई किसी भी दैनिक गैर-लड़ाकू क्षति से कहीं अधिक थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना के लिए सबसे भीषण हताहतों वाला दिन वर्दुन में था, जहां एक भीषण युद्ध में लगभग 10,000 लोगों की जान चली गई। इसके विपरीत स्टालिनग्राद में मरने वालों की संख्या इससे दोगुनी थी, जबकि वहां एक भी गोली नहीं चली थी। अगले दिनों में भी जानमाल का नुकसान जारी रहा, क्योंकि भीषण ठंड और पाले से जकड़न झेलने वाले लोग अंततः अपने घावों के कारण दम तोड़ गए। वेबर जीवित बचे लोगों में से थे, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। उनके दोनों पैर पूरी तरह जम गए थे और उनके हाथ बुरी तरह से पाले से जकड़े हुए थे। उन्हें एक फील्ड अस्पताल ले जाया गया, जो मूल रूप से एक तहखाना था, जहां सैकड़ों पाले से जकड़न के शिकार लोगों को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। वेबर का आकलन करने वाले डॉक्टर ने उन्हें बताया कि गैंग्रीन को फैलने से रोकने और संभावित रूप से उनकी जान लेने से बचाने के लिए उनके दोनों पैर काटने पड़ेंगे। वहां कोई एनेस्थीसिया नहीं था। 4 सैनिकों ने उन्हें पकड़ रखा था, जबकि एक सर्जन ने सर्जिकल आरी से जमे हुए मांस और हड्डी को काटा। इस प्रक्रिया के दौरान वेबर दर्द से बेहोश हो गए, जो शायद उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। कई घंटों बाद जब वह जागा, तो उसके पैर कटे हुए थे और वह ठंडी जमीन पर अपने साथी अपंगों के बीच पड़ा था। कुछ चीख रहे थे, कुछ बेहोश या मृत थे। अस्पताल में बिस्तर नहीं थे, संसाधन सीमित थे और गर्मी भी नहीं थी। मरीज ठंडे फर्श पर जो भी कंबल या जैकेट मिल पा रहे थे, उनके नीचे दुबके हुए थे। चिकित्सा कर्मियों ने अपनी सीमित कोशिशें की, लेकिन कोई खास मदद नहीं कर पाए। उस बर्फीली रात का बचे हुए लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा और स्थायी था। जो लोग उस रात बच गए, उन्होंने अपने दोस्तों और साथियों को हाल ही में ठंड से मरते देखा। वे उनकी मदद करने में असमर्थ थे, यहाँ तक कि सबकी नाजुक हालत के कारण उन्हें गर्मी भी नहीं दे पा रहे थे। कौन मरेगा और कौन बचेगा, इसकी अनिश्चितता कभी कभी आपके बगल वाला व्यक्ति मर जाता था, जबकि आप जीवित रहते थे। भले ही आपके कपड़े और शारीरिक स्थिति एक जैसी होने, जीवित बचे होने का अपराध बोध पैदा कर दिया, जिसने लोगों को दशकों तक परेशान किया। अपने कमांडरों द्वारा उन हलंथे एक विकट परिस्थिति में मरने के लिए छोड़ दिए जाने के कड़वे सच ने उनके भीतर आक्रोश और निराशा को जन्म दिया, जिससे नाजी शासन या जर्मन सैन्य कमान में उनका बचा-खुचा विश्वास भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। स्टालिनग्राद की घेराबंदी से जुड़ी समग्र परिस्थितियां इस बात की जानकारी देती हैं कि उस बर्फीली रात की आपदा कैसे घटी और सैनिक खुद को ऐसी परिस्थितियों में क्यों पाए जहां ठंड से होने वाली व्यापक मौतें अपरिहार्य थीं। जनरल फ्रेडरिक पॉलस के नेतृत्व में जर्मन छठी सेना को 1942 की गर्मियों में ऑपरेशन ब्लू के हिस्से के रूप में स्टालिनग्राद पर कब्जा करने का कार्य सौंपा गया था। यह एक जर्मन आक्रमण था जिसका उद्देश्य काकेशस के तेल क्षेत्रों पर कब्जा करना था। हालांकि स्टालिनग्राद का स्वयं का सामरिक महत्व कम था। हिटलर प्रतीकात्मक और प्रचार उद्देश्यों के लिए स्टालिन के नाम वाले इस शहर पर कब्जा करने के लिए जुनूनी हो गया था। शहर पर कब्जा करने के लिए लड़ा गया शहरी संघर्ष एक लंबा और कठिन संघर्ष बन गया, क्योंकि जर्मन सैनिकों ने धीरे धीरे
एक एक गली करके आग हे बढ़ना शुरू किया। भीषण लड़ाइयों ने शहर को खंडहर बना दिया और दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचाया। नवंबर तक जर्मन सेना ने स्टालिनग्राद के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था। फिर भी सोवियत रक्षकों का सफाया नहीं हुआ था। सोवियत जवाबी हमला ऑपरेशन यूरेनस ने जर्मन सेना के अत्यधिक विस्तार और रोमानियाई, इतालवी और हंगेरियन सैनिकों द्वारा सुरक्षित कमजोर किनारों का फायदा उठा, या जो अपने जर्मन समकक्षों की तुलना में कम सुसज्जित और प्रेरित थे। सोवियत घेराबंदी ने इन कमजोर बिंदुओं को भेदते हुए स्टालिनग्राद पॉकेट में छठी सेना को घेर लिया। इससे पहले कि जर्मन प्रभाव ही ढंग से जवाब दे पाते, जनरल पॉलस ने घेराबंदी तोड़ने की तत्काल अनुमति के लिए याचिका दायर की। जबकि सोवियत घेराबंदी अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर थी, लेकिन हिटलर ने इसे अस्वीकार कर दिया। छठी सेना को स्टालिनग्राद में अपनी स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था और गोरिंग की लुफ्टवाफे को बाहरी जर्मन सेनाओं द्वारा घेराबंदी तोड़ने तक हवाई मार्ग से आपूर्ति पहुंचाने का वादा किया गया था। हालांकि दोनों वादे पूरे नहीं हुए। शीत ऋतु और सोवियत वायु रक्षा ने लुफ्टवाफे को हवाई मार्ग से पूरी सेना को आपूर्ति पहुंचाने में विफल कर दिया। बाहरी जर्मन सेनाओं द्वारा सोवियत सुरक्षा घेरे को भेदने के प्रयास व्यर्थ साबित हुए और सीमित प्रगति के बाद इन अभियानों को रोक दिया गया। इस प्रकार छठी सेना घिरी हुई थी, आपूर्ति की कमी थी और उसे मजबूत होती सोवियत सेना का सामना करना पड़ रहा था, जबकि जर्मन सेना कमजोर होती जा रही थी। हिटलर द्वारा भागने या पीछे हटने की अनुमति न देने के कारण छठी सेना का भाग्य तय हो गया। सैन्य इतिहासकारों ने वर्षों से इस बात पर विचार किया है कि क्या छठी सेना बच सकती थी यदि पॉलस ने घेराबंदी के बाद तुरंत कार्रवाई की होती, या यदि हिटलर ने तब अनुमति दे दी होती। आम तौर पर यह माना जाता है कि घेराबंदी तोड़कर निकलना चुनौतीपूर्ण होता, जिसके लिए सभी भारी उपकरण और घायल सैनिकों को हटाना पड़ता। लेकिन नवंबर के अंत तक सोवियत संघ द्वारा अपनी स्थिति मजबूत करने से पहले और जर्मन सेना के ठंड और अकाल से कमजोर होने से पहले यह संभव हो सकता था। हालांकि दिसंबर आते आते घेराबंदी तोड़ना नामुमकिन हो गया। छठी सेना के पास वाहनों के लिए ईंधन की कमी थी, लंबी पैदल यात्रा के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी और उन्हें सोवियत सेना का सामना करना पड़ा, जो किसी भी भागने के प्रयास को विफल करने के लिए तैयार थी। घेराबंदी में फंसे सैनिक प्रभावी रूप से फंस गए थे और उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का एहसास था। दिसंबर से जनवरी तक घेराबंदी में आपूर्ति की स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। सोवियत लड़ाकू विमानों, विमानरोधी गोलाबारी और मौसम संबंधी दुर्घटनाओं के कारण लुफ्टवाफे के परिवहन विमान तेजी से नष्ट हो रहे थे। घेराबंदी में स्थित हवाई अड्डों पर लगातार सोवियत तोपखाने से बमबारी हो रही थी और घेराबंदी के सिकुड़ने के साथ साथ उन पर कब्जा होता जा रहा था। सप्ताह दर सप्ताह आपूर्ति की जाने वाली माल की मात्रा कम होती गई। सैनिकों के भोजन की आपूर्ति लगातार कम होती जा रही थी। जनवरी तक उन्हें इतना राशन दिया जा रहा था जो जीवित रहने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को भी मुश्किल से पूरा कर पा रहा था, जिससे उन्हें प्रतिदिन लगभग 800 कैलोरी ही मिल पा रही थी। यह मात्रा आवश्यक मात्रा के आधे से भी कम थी। यहाँ तक कि शारीरिक परिश्रम और भीषण ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी को ध्यान में रखे बिना भी परिणामस्वरूप सैनिक भूखमरी से जूझ रहे थे और साथ ही साथ अत्यधिक ठंड का भी सामना कर रहे थे। यह दोहरा कष्टघातक साबित हुआ। भूखमरी शरीर की ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता को कम कर देती है। जो लोग भूखमरी से पीड़ित होते हैं वे अच्छी तरह से पोषित लोगों की तुलना में अधिक तापमान पर हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं। स्टालिनग्राद में जर्मन सैनिक भूखमरी से पीड़ित थे
जिससे वे ऐसे तापमान पर भी हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए, जो सामान्यतः घातक नहीं होता। अपर्याप्त कैलोरी सेवन के कारण उनका शरीर पर्याप्त गर्मी उत्पन्न नहीं कर पा रहा था। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई थी, जिससे वे संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए थे। उनकी मानसिक क्षमता भी कम हो गई थी, जिससे वे सावधानी बरतने या स्वयं में हाइपोथर्मिया के लक्षणों को पहचानने में असमर्थ हो गए थे। भीषण ठंड ने हे भूखमरी को और बढ़ा दिया, जबकि भोजन की कमी ने ठंड को और तीव्र कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक घातक चक्र शुरू हुआ और अनगिनत जाने चली गईं। स्टालिनग्राद आपदा के मूल कारण हिटलर से लेकर संपूर्ण जर्मन सैन्य पदानुक्रम तक फैले हुए थे। हिटलर की पीछे हटने की अनिच्छा ही सबसे बड़ी सामरिक चूक थी। स्टालिनग्राद पर कब्जा बनाए रखने का उसका दृढ़ संकल्प, भले ही यह संभव नहीं था, उसकी हठधर्मिता और अपनी रणनीति की विफलता को स्वीकार न करने की प्रवृत्ति से उपजा था। गोरिंग द्वारा लुफ्टवाफे की हवाई आपूर्ति का वादा वास्तविक क्षमता मूल्यांकन के बजाय कोरी कल्पना पर आधारित था। इस झूठे वादे ने हिटलर को पीछे हटने से इनकार करने का औचित्य प्रदान किया, जिससे आपदा संभव हो पाई। छठी सेना का नेतृत्व कर रहे जनरल पॉलस हिटलर के आदेशों का उल्लंघन करने में विफल रहे, जबकि अवज्ञा करके वे अपनी सेना को बचा सकते थे। जर्मन सेना में उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करना सर्वोपरि था, जिसके कारण पॉलस ने हिटलर के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन करने से परहेज किया, भले ही वे उनकी सेना के लिए स्पष्ट रूप से हानिकारक थे। दुर्भाग्यवश यह विकट परिस्थिति तब उत्पन्न हुई जब पॉलस ने स्थिति की निरर्थकता को पहचान लिया, फिर भी उन आदेशों का पालन करते रहे जो उनके सैनिकों के जीवन की कीमत चुका रहे थे। उस बर्फीली रात पर सोवियत दृष्टिकोण युद्ध की भीषण क्रूरता को उजागर करता है, जिसने दोनों पक्षों को प्रभावित किया। हालांकि सोवियत सेना उन्नत शीतकालीन वस्त्रों और लकड़ी और कोयले जैसे ताप संसाधनों के कारण शीत ऋतु की स्थितियों से निपटने के लिए अधिक सुसज्जित थी, फिर भी स्टालिनग्राद में सोवियत सैनिकों को भी भीषण ठंड का सामना करना पड़ा। शीत ऋतु के दौरान हजारों सोवियत सैनिक ठंड से ग्रस्त होकर मारे गए। हालांकि बेहतर साजोसामान और पर्याप्त आपूर्ति के कारण जर्मन हताहतों की तुलना में उनकी संख्या कम थी। घेराबंदी में फंसे जर्मन सैनिकों को ठंड से हुए भारी नुकसान से अवगत सोवियत कमान ने ऐसी रणनीति अपनाई जिससे इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर प्रतिरोध को कमजोर किया जा सके और फिर पूर्ण विनाश के लिए अंतिम आक्रमण किया जा सके। भीषण शीत ऋतु का दोहरा प्रभाव पड़ा। इसने जर्मनों को कमजोर किया और अनजाने में सोवियत हताहतों की संख्या कम करने में सहायक साबित हुई, जबकि जर्मन नुकसान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दोनों पक्षों के लिए प्रचार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से स्टालिनग्राद आपदा के संदर्भ में। शुरुआत में जर्मनों ने स्टालिनग्राद की लड़ाई को सोवियत सेनाओं के भारी आक्रमण के विरुद्ध एक वीरतापूर्ण रक्षा के रूप में प्रस्तुत किया और अपने सैनिकों की बहादुरी और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। हालांकि इस चित्रण में इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया कि जर्मन सैनिक अपने नेतृत्व की गलतियों से बने एक सीमित क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और भूखमरी से जूझ रहे थे। इसके विपरीत सोवियत प्रचार ने स्टालिनग्राद को सोवियत लचीलेपन और फासीवाद पर अंतिम विजय के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। यह लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध की सोवियत पौराणिक कथाओं का एक प्रमुख तत्व बन गई, जो उस बिंदु को दर्शाती है जहां प्रतीत होने वाली अजेय जर्मन बढ़त रुक गई और बाद में उलट गई। फ्रीज की रात और सीमित क्षेत्र में जर्मन सैनिकों की पीड़ा का सोवियत प्रचार द्वारा फासीवादी आक्रमण की आसन्न पराजय को रेखांकित करने के लिए उपयोग किया गया।
फ्रीज नाइट और स्टालिनग्राद पॉकेट से जुड़े नैतिक सवाल इस बात पर केंद्रित थे कि क्या सोवियत सैनिकों को मानवीय सहायता देनी चाहिए थी या घायल जर्मन सैनिकों को निकालने की अनुमति देनी चाहिए थी। उस दौर के अंतर्राष्ट्रीय कानून और सैन्य समझौतों के अनुसार युद्धरत पक्षों के लिए फंसे हुए दुश्मन बलों की सहायता करने का कोई स्पष्ट आदेश नहीं था, खासकर तब जब उन बलों ने आक्रमण शुरू किया था और बड़े पैमाने पर नागरिकों पर अत्याचार किए थे। इन परिस्थितियों में सोवियत सैनिकों का भूख और ठंड से पीड़ित जर्मनों के प्रति कोई नैतिक दायित्व नहीं था, जो उनके द्वारा स्वयं बनाए गए आक्रमण के कारण बने पॉकेट में फंसे हुए थे। सोवियत दृष्टिकोण से जर्मन अपनी पीड़ा के लिए स्वयं जिम्मेदार थे और जर्मनों की पीड़ा और मृत्यु को अनुमति देने से लड़ाई जारी रखने वाले सैनिकों की संख्या कम हो जाती। यह दृष्टिकोण कठोर था, जो उस समय चल रहे पूर्ण युद्ध और जर्मन आक्रमण के दौरान सोवियत नागरिकों और कैदियों पर किए गए अत्याचारों के अनुरूप था। क्लाउस वेबर का एक अंग विच्छेदित कर दिया गया था, लेकिन संक्रमण और लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने के कारण कई लोगों की जान जाने वाली घातक परिस्थितियों के बावजूद वे 3 सप्ताह तक फील्ड अस्पताल में जीवित रहे। जनवरी के अंत में जब सोवियत सेनाओं ने घेराबंदी कर ली और जर्मन प्रतिरोध कमजोर पड़ गया, तो सोवियत सेना द्वारा अस्पताल पर कब्जा करने के बाद वेबर उन हजारों घायल जर्मन सैनिकों में शामिल थे जिन्हें बंदी बना लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी ने संभवतः उनके जीवन को कुछ समय के लिए टाल दिया, क्योंकि सोवियत कैद अपनी कठोरता के बावजूद जर्मन घेराबंदी में रहने की तुलना में कुछ बेहतर परिस्थितियां प्रदान करती थी, जहां ठंड या भूखमरी से निश्चित मृत्यु मंडरा रही थी। वेबर ने अगले 10 वर्ष सोवियत जेल शिविरों में बिताए और स्टालिन की मृत्यु के बाद कैदियों की रिहाई के तहत 1953 में जर्मनी लौट आए। पैर कटे हुए, 50 किलोग्राम से भी कम वजन के, तपेदिक और कुपोषण के कारण जीवन भर की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हुए वे सौभाग्य से जीवित बच गए। स्टालिनग्राद से बच निकलने वाले अधिकांश लोगों के लिए यह एक अपवाद था। फरवरी 1943 की शुरुआत में जब घेराबंदी टूटी, तब लगभग 90,000 जर्मन सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से केवल 5,000 ही जर्मनी वापस पहुंच पाए। बाकी सोवियत कैद में भूखमरी, बीमारी, थकावट और ठंड से मर गए। वेबर के जीवित बचने से उन्हें 11 साल के वियोग के बाद अपनी पत्नी और बेटी से पुनर्मिलन का अवसर मिला। उनकी बेटी ग्रेटा, जो उस समय 7 साल की थी, उनके लौटने पर 18 साल की हो चुकी थी और शुरू में अपने पिता को पहचान नहीं पाई। यह पुनर्मिलन चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वेबर ने गंभीर शारीरिक और मानसिक आघात सहा था और उस भयानक बर्फीली रात की ठंड और जमे हुए शवों के बुरे सपने उन्हें जीवन भर सताते रहे। वे गंभीर अवसाद और शराब की लत से ग्रस्त थे, जिसके कारण शारीरिक अक्षमता और मनोवैज्ञानिक आघात के चलते वे काम करने में असमर्थ हो गए थे। शांति काल में सामंजस्य स्थापित करने के संघर्ष और दर्दनाक यादों के कारण उनका पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण हो गया था। वेबर के अनुभव स्टालिनग्राद के पूर्व सैनिकों के अनुभवों का प्रतीक थे। स्टालिनग्राद और सोवियत कैद से लौटने वाले सैनिकों पर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के गहरे घाव थे, जो कभी ठीक नहीं हुए। कई सैनिकों को ठंड से अंगों को विच्छेदन कराना पड़ा और वे भूखमरी या कैद के दौरान हुई बीमारियों के कारण दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। कई सैनिकों में गंभीर पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का निदान किया गया था, जो बार बार आने वाले बुरे सपनों, फ्लैशबैक, अवसाद और नागरिक जीवन में ढलने के संघर्ष से जूझ रहे थे। स्टालिनग्राद से बचे सैनिक अपने अनुभवों की तीव्रता और इस जागरूकता के कारण अन्य पूर्व सैनिकों से अलग थे
कि उनके अधिकांश साथी जीवित नहीं बचे थे, जबकि वे जीवित बच गए थे। स्टालिनग्राद त्रासदी की भयावहता उसके आंकड़ों से स्पष्ट होती है। नवंबर 1942 में अनुस्वर स्टालिनग्राद की घेराबंदी में प्रवेश करने वाली जर्मन छठी सेना में लगभग 250,000 से 290,000 सैनिक थे। गिनती के विभिन्न तरीकों के कारण सटीक संख्या भिन्न हो सकती है। फरवरी 1943 की शुरुआत में आत्मसमर्पण के समय तक लगभग 90,000 सैनिक जीवित बचे थे और कुछ को बंदी बना लिया गया था। इसका अर्थ है कि 10 सप्ताह की घेराबंदी के दौरान घेराबंदी के भीतर 160,000 से 200,000 जर्मन सैनिक मारे गए। इन मौतों में से अनुमान है कि लगभग 50,000 प्रत्यक्ष युद्ध में मारे गए या घेराबंदी को तोड़ने के प्रयास में मारे गए। शेष 110,000 से 150,000 सैनिकों की मृत्यु ठंड, भूखमरी, बीमारी या ऐसी चोटों के कारण हुई जो बेहतर चिकित्सा देखभाल में तो बच सकती थीं, लेकिन घेराबंदी की भयावह परिस्थितियों में घातक साबित हुईं। 8 जनवरी 1943 की रात को हुई 15,000 से 20,000 मौतों ने 24 घंटे के भीतर हुई कुल गैरलड़ाकू मौतों का लगभग 15% हिस्सा बनाया, जो उस भीषण शीतकाल के विनाशकारी प्रभावों को उजागर कर रता है। स्टालिनग्राद के विनाश के परिणामस्वरूप एक पूरी सैन्य टुकड़ी का सफाया हो गया और मरने वालों में अधिकतर युवा और स्वस्थ सैनिक थे। इस नुकसान से जर्मनी की सैन्य शक्ति में लगभग 300,000 सैनिकों की कमी आई, जो कई वर्षों के अनिवार्य सैन्य भर्ती के बराबर थी। इस समय जर्मनी विभिन्न मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा था और सैन्य शक्ति की कमी उसके निरंतर युद्ध प्रयासों में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में उभरी। स्टालिनग्राद की त्रासदी और 1942 के अंत और 1943 के आरंभ में मिली बाद की हारों ने जर्मनी की रणनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया और उस बिंदु को चिह्नित किया जहां जर्मनी के लिए युद्ध लड़ना असंभव हो गया। छठी सेना जर्मनी की कुलीन और अनुभवी इकाइयों में से एक थी, इसलिए इसके गंभीर परिणाम केवल संख्यात्मक हताहतों तक ही सीमित नहीं थे। इतने बड़े पैमाने पर अनुभवी सैनिकों का नुकसान भरपाई कर रना मुश्किल था। जर्मनी में प्रचार और मनोबल पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। नाजी शासन पूरी सेना के गायब होने को छिपा नहीं सका। समय बीतने के साथ लापता सैनिकों के परिवारों को पता चला कि स्टालिनग्राद में उनके रिश्तेदार न केवल अनुपस्थित थे बल्कि मृत थे। हालांकि शासन ने स्टालिनग्राद को एक वीर बलिदान के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया, जिसमें जर्मन सैनिकों ने अपनी आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी। लेकिन जीवित बचे लोगों की गवाही से पता चला कि हिटलर द्वारा पीछे हटने की अनुमति न देने के कारण वे ठंड और भूख से मर गए। स्टालिनग्राद की सच्चाई ने नाजी नेतृत्व में विश्वास को कम कर दिया और व्यापक निराशा को जन्म दिया, जिसे शासन अपने प्रचार हथकंडों के बावजूद भी नियंत्रित करने में संघर्ष करता रहा। स्टालिनग्राद से मिले सबक ने युद्ध के शेष भाग में दोनों पक्षों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को आकार दिया। जर्मनों ने पाया कि यदि घिरी हुई सेना को रसद मिलती रहे या घेराबंदी करने वाली सेना के पास घेराबंदी बनाए रखने की पर्याप्त शक्ति न हो, तो घेराबंदी से त्वरित जीत की गारंटी नहीं मिलती। वे समझ गए कि रूस में शीतकालीन अभियानों के लिए पहले की तुलना में कहीं बेहतर योजना और रसद की आवश्यकता थी। उन्होंने स्वीकार किया कि हिटलर की सामरिक वापसी को मंजूरी न देने की अनिच्छा के कारण भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि ये अंतर्दृष्टियां युद्ध की दिशा बदलने के लिए बहुत देर से आईं, लेकिन बाद के वर्षों में जर्मन रक्षात्मक रणनीति को प्रभावित किया। सोवियत संघ ने समझा कि उनकी घेराबंदी की रणनीति, साथ ही पॉकेट को व्यवस्थित रूप से नष्ट करना, प्रभावी थी।
और इसे दोहराया जाना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि आक्रमण से पहले घिरी हुई जर्मन सेनाओं में ठंड और भूख को लंबे समय तक बनाए रखने से सोवियत हताहतों की संख्या कम हो जाती है। पूर्वी मोर्चे पर बाद के संघर्षों में स्टालिनग्राद जैसी रणनीति को बार बार अपनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप जर्मन सैनिकों को घेर लिया गया और उनका सफाया कर दिया गया। हालांकि जर्मनी में स्टालिनग्राद के स्मरणोत्सव में इसके विवादास्पद पहलुओं के कारण जटिलताएं रही हैं। जर्मन सैन्य संहिता में वीरता और बलिदान का सम्मान किया जाता है और स्टालिनग्राद में इन गुणों का स्पष्ट प्रदर्शन हुआ। फिर भी इस युद्ध ने हिटलर और कमान की भयानक रणनीतिक गलतियों के साथ साथ एक ऐसे युद्ध को जारी रखने की निरर्थकता को भी उजागर किया जो अनिवार्य रूप से हार चुका था। स्टालिनग्राद के लिए युद्धोत्तर जर्मन श्रद्धांजलि सैनिकों की वीरता को सलाम करने के साथ साथ यह स्वीकार करती है कि नेतृत्व की चूक के कारण उनका बलिदान अंततः व्यर्थ हो गया। युद्ध के बाद जीवित बचे लोगों के संगठन बने जो साथियों को याद करने और सहायता प्रदान करने पर केंद्रित थे, लेकिन वे उस आपदा को जन्म देने वाले निर्णयों की अधिक आलोचना करने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध की रूसी स्मृति में स्टालिनग्राद की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सोवियत और रूसी दोनों ही इसका व्यापक स्मरणोत्सव मनाते हैं। स्टालिनग्राद की लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ माना जाता है जब सोवियत संघ ने जर्मन आक्रमण को रोक दिया और अंततः उन्हें उनकी अंतिम हार की ओर धकेल दिया। वोल्गोग्राद, जिसे पहले स्टालिनग्राद के नाम से जाना जाता था, में हलंतमारक, संग्रहालय, स्मारक और श्रद्धांजलि स्थल इस लड़ाई की स्मृति को सोवियत रूसी विजय के रूप में संरक्षित करते हैं, जो आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक है। यद्यपि इन स्मरणोत्सवों में लड़ाई के दौरान जर्मनों के कष्टों को स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसे फांसीवादी आक्रामकता के परिणाम और जर्मन आक्रमण के लिए एक न्यायसंगत प्रतिशोध के रूप में चित्रित किया जाता है। युद्ध के बाद साक्षात्कारों और संस्मरणों के माध्यम से एकत्रित फ्रीज नाइट के बचे लोगों के बयान भीषण ठंड और अपने मित्रों को पाला पड़ने से मरते देखने के मनोवैज्ञानिक आघात के भयावह विवरण प्रस्तुत करते हैं। पीड़ितों ने हाइपोथर्मिया के लक्षणों की शुरुआत लगातार कंपकंपी से होने का वर्णन किया है, जिसके बाद घबराहट और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। उन्हें एक अजीब सी गर्मी का एहसास हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए। फिर बेहोशी और अंत में मृत्यु हो गई। किसी की अंतिम सांस के समय तेज हवा और सन्नाटे का वर्णन किया गया है। अगले दिन शवों की पहचान करके उन्हें वहीं छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें हिलाना संभव नहीं था। इतने सारे लोगों की मृत्यु के बावजूद जीवित रहने के अपराध बोध से वे ग्रस्त हैं। जीवन और मृत्यु की एक स्पष्ट अनिश्चितता को देखते हुए और ठंड के लगातार बुरे सपने उनके जीवन भर उन्हें सताते रहते हैं। फ्रीज नाइट के पीड़ितों के चिकित्सा मूल्यांकन से पता चलता है कि मृत्यु का मुख्य कारण गंभीर हाइपोथर्मिया था, जिसमें भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी, निर्जलीकरण, पहले से मौजूद चोटें या बीमारियां सहायक कारक थीं। हाइपोथर्मिया से मृत्यु तब होती है जब शरीर का आंतरिक तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। इस अवस्था में हृदय गति अनियमित हो जाती है और हृदय गति रुक जाती है। इस प्रक्रिया को तेज करने वाले कारकों में हवा, गीले कपड़े, भूख और पहले से ठंड का सामना करना शामिल हैं। स्टालिनग्राद में जर्मन सैनिक इन हिम कारकों से ग्रस्त थे। वे दीर्घकालिक कुपोषण से पीड़ित थे, वे थके हुए थे। कई सैनिकों को पहले से ही फ्रॉस्टबाइट की चोटें थीं, जिससे रक्त संचार बाधित हो रहा था। उनके कपड़े अपर्याप्त थे और हलनसर बर्फबारी से गीले रहते थे और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण रात से पहले लंबे समय तक अत्यधिक ठंड सहन की थी। इस समय तक उनके शरीर में ठंड का मुकाबला करने के लिए
कोई ऊर्जा भंडार नहीं बचा था। जब तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और तेज हवाएं चलीं, तो उनके शरीर जीवित रहने के लिए पर्याप्त गर्मी उत्पन्न नहीं कर सके। स्टालिनग्राद में जर्मन सैनिकों की ठंड से हुई मौतों और अन्य शीतकालीन युद्ध परिदृश्यों में हुई मौतों की तुलना से पता चलता है कि स्टालिनग्राद की त्रासदी एक असाधारण घटना थी, न कि शीतकालीन युद्ध का एक अपरिहार्य परिणाम। 1939-40 के शीत युद्ध के दौरान फिनिश सेनाओं ने लगभग समान ठंड का सामना किया, लेकिन उपयुक्त शीतकालीन गियर, पर्याप्त रसद और शीतकाल में जीवित रहने के कौशल के कारण उन्हें कम ठंड से चोटें आईं। इसके विपरीत 1941-42 की सर्दियों में जर्मन सैनिकों को भारी ठंड का सामना करना पड़ा, हालांकि स्टालिनग्राद के बराबर नहीं, क्योंकि वे फंसे नहीं थे और उन्हें आपूर्ति से वंचित नहीं किया गया था। सोवियत सेनाओं ने बेहतर उपकरणों और तैयारी के कारण पूरे युद्ध के दौरान शीतकाल की स्थितियों का कुशलतापूर्वक सामना किया। स्टालिनग्राद में भीषण ठंड से हुई मौतें घेराबंदी, आपूर्ति की कमी, अपर्याप्त उपकरण, कुपोषण और नेतृत्व की गलतियों के संयुक्त कारकों का परिणाम थीं, जिन्होंने असाधारण रूप से खतरनाक परिस्थितियां पैदा की। ठंड से हुई मौतों के लिए जिम्मेदारी से संबंधित नैतिक बहसें मुख्य रूप से हिटलर के भागने से रोकने के आदेश और गोर विंग के हवाई सहायता के बारे में भ्रामक दावे पर केंद्रित हैं। विकल्पों की इस श्रृंखला के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां बड़े पैमाने पर ठंड से होने वाली मौतें अपरिहार्य हो गईं। पॉलस सही निचले रैंक के कमांडरों को भी इस आपदा के लिए कुछ हद तक दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने उन आदेशों का पालन करना जारी रखा जो स्पष्ट रूप से तबाही की ओर ले जा रहे थे। उनके कार्यों को एक ऐसे सैन्य लोकाचार द्वारा सीमित किया गया था जो अवज्ञा को कठोर दंड देता था, और इस कड़वी सच्चाई से भी कि जब स्थिति निराशाजनक हो गई थी, तब भागना अब संभव नहीं था। ठंड से मरने वाले आम सैनिकों की अपनी नीति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने केवल आदेशों का पालन किया, खुद को ऐसी परिस्थितियों में फंसा हुआ पाया जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था, और अपने नेतृत्व की भयानक विफलता के कारण मर गए। इस आपदा के तकनीकी पहलुओं में भीषण ठंड की स्थिति में जर्मन उपकरणों की खराबी शामिल है, जैसे कि तेल और ईंधन जमने के कारण वाहनों का न चलना, जमे हुए तंत्रों के कारण हथियारों का जाम होना, बैटरी खत्म होने के कारण रेडियो का काम न करना, विमान के इंजनों का न चलना या उड़ान भरने के तुरंत बाद बंद हो जाना। जर्मनी के सैन्य उपकरण भीषण ठंड में लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, क्योंकि रूस में सर्दियों के दौरान युद्ध की उम्मीद नहीं थी। ठंड से बचाव के उपकरणों की इस कमी ने आपदा को और भी गंभीर बना दिया, जिससे हजारों सैनिकों की जान लेने वाली उस बर्फीली रात से पहले ही जर्मन सेना अप्रभावी हो गई। स्टालिनग्राद में सर्दियों के दौरान घिरी हुई सेना को हवाई मार्ग से रसद पहुंचाने की अव्यवहारिकता स्पष्ट रूप से सामने आई। छठी सेना को बनाए रखने के लिए लुफ्टवाफे को प्रतिदिन लगभग 500 टन रसद की आवश्यकता थी, जिसके लिए प्रतिदिन लगभग 150 से 200 परिवहन विमानों की उड़ानें आवश्यक थीं, यह मानते हुए कि प्रत्येक विमान 3 टन रसद पहुंचाएगा और नुकसान की परवाह नहीं की जाएगी। हालांकि लुफ्टवाफे के पास शायद ही कभी इतनी बड़ी संख्या में विमान होते थे, और सोवियत लड़ाकू विमानों, खराब मौसम और दुर्घटनाओं के कारण हुए नुकसान ने परिचालन योग्य परिवहन विमानों अनुस्वर की संख्या को तेजी से कम कर दिया। अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद लुफ्टवाफे जर्मन वायुसेना अनुकूलतम दिनों में भी मुश्किल से 100 टन आपूर्ति कर पाती थी। 8-9 जनवरी जैसे तूफानों के दौरान उड़ान हेन पूरी तरह से असंभव थी। हवाई आपूर्ति की व्यवस्था करना
अपने आप में बेहद कठिन था। फिर भी गोरिंग के आश्वासन ने हिटलर को आश्वस्त कर दिया कि घेराबंदी को बनाए रखना संभव है, जबकि वास्तविकता में यह अंदर फंसी सेना के लिए मृत्युदंड के समान था। स्टालिनग्राद को लेकर सैन्य इतिहासकारों और रूसी एवं जर्मन इतिहास पर इसके प्रभावों की व्याख्या करने वालों के बीच आज भी विवाद बना हुआ है। रूसी यों के लिए स्टालिनग्राद एक निर्विवाद विजय और युद्ध का निर्णायक मोड़ है, जो सोवियत संघ की दृढ़ता और सैन्य शक्ति को दर्शाता है। जर्मनों के लिए स्टालिनग्राद अधिक जटिल है। इसमें सैनिकों के शौर्य और कठिनाइयों की कहानियां, नेतृत्व की गलतियां, आक्रामक युद्ध के परिणाम और नरसंहारवादी शासन के प्रति निष्ठा समाहित हैं। इस संघर्ष को लेकर विभिन्न राष्ट्रीय व्याख्याओं और अलग-अलग दृष्टिकोणों को लेकर बहस जारी है, जिसमें 10 लाख से अधिक लोगों की जान गई, जो इतिहास के सबसे घातक और क्रूर सैन्य अभियानों में से एक था। 8-9 जनवरी 1943 की बर्फीली रात सैन्य इतिहास में सबसे अधिक गैरलड़ाई नहानी का प्रतीक हो सकती है। एक ही रात में 20,000 सैनिक ठंड से मारे गए, जो कई प्रमुख लड़ाइयों में हुई मौतों से कहीं अधिक थी। ये मौतें युद्ध के अपरिहार्य परिणाम नहीं थीं, ये नेतृत्व के उन फैसलों का सीधा नतीजा थीं, जिनके कारण सैनिकों को भीषण सर्दियों के दौरान आवश्यक राशन, आश्रय या उपकरण नहीं मिले। अगर हिटलर ने भागने की अनुमति दी होती, अगर गोरिंग ने हवाई आपूर्ति के बारे में झूठे वादे न किए होते, अगर जर्मन सेनाएं शीतकालीन अभियानों के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होती, या अगर कमान में किसी ने स्पष्ट रूप से तबाही की ओर ले जाने वाले आदेशों का उल्लंघन करने का साहस दिखाया होता, तो इन मौतों को टाला जा सकता था। एक ही रात में असहनीय ठंड से 20,000 लोग मारे गए। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसे क्लाउस वेबर ने सहा, लेकिन 1989 में म्यूनिख में 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। स्टालिनग्राद के अनुभवों ने उन पर अमिट छाप छोड़ी। जीवन के अंतिम समय में भी उस बर्फीली रात का उनका वर्णन स्पष्ट था। 1985 में एक जर्मन वृत्तचित्रकार को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने याद करते हुए कहा, मुझे ठंड किसी भी अन्य पहलू से अधिक स्पष्ट रूप से याद है। यह युद्ध या रूसी सेनाओं का भय नहीं था, बल्कि ठंड थी जिसने सबसे अधिक लोगों की जान ली। हमें छोड़ दिया गया था क्योंकि कोई बचाव दल नहीं आ रहा था, इसलिए हम ठंड से जम गए। हिटलर ने भागने के प्रयासों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हम जानते थे कि हमारी मृत्यु निश्चित है और हम अपने भाग्य को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। संयोग से मैं बच गया। मुझसे कहीं अधिक मजबूत अनगिनत लोग उस रात मारे गए। आज तक मैं यह नहीं समझ पाता कि मैं क्यों जीवित रहा और वे क्यों मर गए। ठंड निर्दयी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम नरक में हों। फिर भी विरोधाभास यह है कि नरक को गर्म कहा जाता है। वेबर की गवाही, अन्य जीवित बचे लोगों की गवाही के साथ स्टालिनग्राद की उस बर्फीली रात की त्रासदी का ऐतिहासिक वृत्तांत प्रस्तुत करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जो लोग इस त्रासदी को जी चुके हैं, उनके गुजर जाने के बाद भी इसकी स्मृति बनी रहे। इस भयावह रात का प्रभाव तात्कालिक नुकसानों से कहीं अधिक गहरा है और यह इस बात को प्रभावित करता है कि सैन्य बल शीतकाल हीन अभियानों के लिए रणनीति कैसे बनाते हैं और उन आदेशों के नैतिक निहितार्थों पर विचार कैसे करते हैं जो सैनिकों के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। आधुनिक सैन्य रणनीतियां इस बात पर जोर देती है अनुस्वर की कमांडरों को अनावश्यक जोखिमों को कम करने और अभियानों में शामिल होने से पहले आवश्यक रसद और आपूर्ति सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्टालिनग्राद त्रासदी इस बात को रेखांकित करती है कि सिद्धांतों की अनदेखी करने के क्या परिणाम होते हैं, जैसे कि पर्याप्त रसद, सहायता के बिना सेना तैनात करना, दुर्गम परिस्थितियों को पहचानने में विफलता
और सैनिकों के कल्याण से ऊपर रहा। राजनीतिक या प्रतीकात्मक उद्देश्यों को प्राथमिकता देना युद्ध में इनकी प्रासंगिकता बनी रहने के कारण ये सबक आज भी प्रासंगिक हैं, जहां अपर्याप्त तैयारी, रसद संबंधी विफलताएं या सैन्य रणनीतियों में राजनीतिक हस्तक्षेप अक्सर सैनिकों की अनावश्यक मृत्यु का कारण बनते हैं। स्टालिनग्राद युद्ध के व्यापक स्मरणोत्सव की तुलना में उस बर्फीली रात का विशिष्ट स्मरणोत्सव सीमित है क्योंकि उस रात की घटनाओं को अक्सर व्यापक त्रासदी के वृत्तांत में समाहित कर लिया जाता है। इतिहासकार उस रात हुई मौतों को उस क्षेत्र में हुई कुल मौतों की संख्या में दर्ज करते हैं, लेकिन 8 और 9 जनवरी को जान गंवाने वालों के सम्मान में कोई समर्पित स्मारक नहीं है, जबकि अन्य रातों में या युद्ध में मारे गए लोगों के लिए स्मारक मौजूद हैं। उस बर्फीली रात का महत्व ठंड के घातक प्रभाव को दर्शाने में निहित है, और इसलिए भी क्योंकि यह एक ही रात में हुई अनगिनत मौतों का प्रतीक है, जो सेना की बढ़ती असुरक्षा को उजागर करती है। स्टालिनग्राद पर चल रहे ऐतिहासिक शोध से अभिलेखागारों के खुलने और नए इतिहासकारों द्वारा साक्ष्यों की गहन जांच से नए विवरण और दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं। हाल के रूसी अधीनों से योजना दस्तावेजों और परिचालन रिपोर्टों के माध्यम से संघर्ष के दौरान सोवियत रणनीतिक निर्णयों की जानकारी मिलती है। वहीं जर्मन अध्ययन व्यक्तिगत इकाई अभिलेखों और निजी दस्तावेजों का विश्लेषण करते हुए सैनिकों के जमीनी अनुभव पर प्रकाश डालते हैं। वह बर्फीली रात इस ऐतिहासिक वृत्तांत का एक दुखद अध्याय बनी रहेगी, जो त्रासदी से भरे इस युद्ध की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक है। एक बर्फीली रात जिसने वह कर दिखाया जिसमें सोवियत संघ कई हफ्तों से लड़ रहा था और कुछ ही घंटों के भीतर लगभग 50,000 जर्मन सैनिकों की जान ले ली।